नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। बीजेपी हर घर घर संपर्क अभियान चलाकर बनाएगी सदस्य। हर बूथ पर बनाए जाएंगे 100 सदस्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी जाएगी श्रद्धांजलि। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं पार्टी की सदस्यता। सदस्यता अभियान के पहले चरण का अंतिम दिन है आज। पहले चरण के बाद 27 सितंबर को मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। 2 से 15 अक्टूबर तक अभियान के दूसरे चरण को भी संपन्न किया जाएगा। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और इस मौके पर आज हर बूथ पर 100 सदस्य बनाएगी बीजेपी। व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 2 से 15 अक्टूबर तक दूसरे चरण का भी शुरुआत की जाएगी। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। बीजेपी घर घर संपर्क अभियान आज चलाएगी। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे आज। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के कार्यक्रम आज बीजेपी करने जा रही है प्रदेश भर में? जी सर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और आज पहले चरण का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके आज अंतिम दिन है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 100 लोगों को जो है वो सदस्य बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता जो है वो दिलवाएगी। इसी के साथ साथ ही घर घर अभियान भी चलेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे और इसके साथ घर घर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लोगों को दिलवाएंगे। इस तरीके से पूरा अभियान जो है चलेगा और एक महाअभियान जो है सदस्यता महाअभियान के तौर पर आज का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसे सेलिब्रेट कर रही है। और आज पूरे जो है महानगर में और करीब 100 जो है लोगों को सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की दिलाई जाएगी प्रत्येक बूथ पर। और इसी के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो 25 अभी आने वाली 26 सितंबर को जो है वो भाजपा का समीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें जो है समीक्षा होगी कि किसी भी व्यक्ति जो टारगेट विधायकों को दिया गया था, जो सांसदों को टारगेट दिया गया था, जो राज्यसभा सांसदों को टारगेट दिया गया था, वो कितना पूरा हुआ है और कितने लोगों ने कितने जो है सदस्य बनाए हैं। इसको लेकर पूरी समीक्षा बैठक भी होगी। और करीब अब तक 8.5 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी की जो है प्राथमिक सदस्यता लोग ले चुके हैं। और ऐसे में इसके बाद 2 अक्टूबर से दूसरे चरण के सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और 15 अक्टूबर तक जो है दूसरे चरण का वो सदस्यता अभियान चलेगा। और दूसरे चरण का जो सदस्यता अभियान होगा उसमें करीब सभी जाति वर्ग समूहों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी अपने साथ में। और इसी के लिए सभी मोर्चों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ वो सभी इस कार्यक्रमों में जुटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में रखा है, करीब 20 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाना, उसको लेकर लगातार जो है कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम जो है आयोजन भी किए जा रहे हैं। और इसी के क्रम में जो आज का महाअभियान भारतीय सदस्यता महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का चलने जा रहा है वो भी इसी का एक क्रम है। और ऐसे में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अंतिम दिन में पहले चरण के बड़ी संख्या में जो है सदस्यता जो सदस्य लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाना चाहेंगे। और ऐसे में ये बड़े स्तर पर जो है अभियान आज चलने जा रहा है। अरुण, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि बड़े स्तर पर ये सदस्यता अभियान तो चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी को घेर रहा है। साफ तौर पर कह रहा है कि पढ़े लिखे लोग नहीं पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जबकि ये भी देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में ही 8.5 लोग सदस्यता ले चुके हैं। जी सर, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान 2 सितंबर से जिसकी शुरुआत हुई थी और करीब 23 से 24 दिन जो है इस संपर्क सदस्यता अभियान जो है वो चला है। तो ऐसे में इसमें देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टारगेट दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, जिससे से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर सभी को एक एक टारगेट दिया था, जिसमें कि विधायकों को अलग से टारगेट दिया गया था, मंत्रियों को अलग
अलग टारगेट दिया गया था, सांसदों को अलग टारगेट दिया गया था, यानी सभी को एक अलग अलग टारगेट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था और उस टारगेट को पूरा करने की बात विजय कही गई थी। तो ऐसे में हालांकि विपक्षी दल जो है इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो रहा है, क्योंकि ये भी चीज़ें देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर विधायक जो है 10,000 का जो आंकड़ा रखा गया था, जो 10,000 का टारगेट विधायकोों को दिया गया था, वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में इस को भी लेकर समीक्षा बैठक में तमाम चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, किस विधायक ने कितने सदस्य जोड़े हैं, हालांकि और इसको लेकर समीक्षा भी होगी, कहाँ चूक रही है, कितने सदस्य और जोड़ने हैं, टारगेट किस तरीके से पूरा करना है। तो इस तरीके की तमाम आगे कार्यक्रम भी होने हैं, लेकिन इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान पर पूरा फोकस कर रही है और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, जो कि लगातार जो है सदस्यता अभियान चल भी रहा है और लोगों को अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसके माध्यम से जो है जोड़ रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लड्डू समेत कई मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजबीर सिंह जग्गी ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को उत्तराखंड के सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया है कि राज्य के सभी ब्रांड के देसी घी और मक्खन और मिठाइयों की जांच कराकर परखा जाएगा कि उनमें कोई मिलावट तो नहीं है। साथ ही सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि देहरादून में अभी तक घी के 10 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है। और उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनन कुमार सिंह ने कहा है कि पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की ओर केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कोई भी वाहन चालक ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सकेगा। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। डोईवाला के कई आबादी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सोंग नदी इन दिनों कूड़े, कचरे और घरों से निकलने वाले गंदे पानी से एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। बता दें कि नगर पालिका कई बार पहले भी इस नहर की सफाई कर चुके हैं, लेकिन आज आलम यह है कि इस नहर में फैली गंदगी से अब स्थानीय ग्रामीण और क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी सताने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक गंदगी का कोई ठोस निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मैंने एक दफ़ा सचिन भाई को लिखा था, उन्होंने सफाई भी करवाई, पूरी ट्रॉली भर कर ले गई थी इनकी जो इसमें पड़ी पनियाँ। उसके बाद फिर वही हाल हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा ताई जी मैं पूरी नहर की सफाई कराऊंगा। सचिन की इसमें कोई वो नहीं है, बेचारा कराता है जब भी मैं बोलती हूँ। मैंने मैडम को भी इसका फ़ोटो खींच के भेजा एक दिन। मैंने कहा मैडम इसमें या तो पानी छुड़वा दो या फिर इसका ये गंद जो है ये बंद करा दो किसी भी तरह। उसके बाद में फिर मैंने तहसीलदार को भी फ़ोन किया परसों चौथे। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, काश्तकार आए थे वो पानी छोड़ देंगे, लेकिन इसमें पानी छोड़ रहा, इसमें बुदबा है, इसमें यहाँ रात को हमें बैठना उठना, यहाँ को निकलना, बिल्कुल घरों में बैठना सोना हमारा बहुत दुबर हो गया। मच्छर इतने हो गए इसमें, हम बिना मोर्टीन के पंखा चला के कूलर चला के भी नहीं बैठ सकते। श्रीमान जी, जो खैरी की जो सिंचाई की नहर है वो अकेले खैरी की नहीं, वो मारखम ग्रांट को पूरे को जोड़ती है। और ये बहुत पहले से एक सिंचाई की हमारे यहाँ प्रणाली बनी हुई है कि जो ये सोंग नदी से पानी बनता है वो सिंचाई की नहर में को होके केशवपुरी राजीव नगर के अंदर से जाके खेतों में लगता है। हमारे धान की फसल में, जिसको किसान की भाषा में दूध कहते हैं, दाना पड़ने से पहले जब दूध पड़ा हुआ है, अगर इसमें अब पानी ना लगा तो पूरा धान जो है वो खाली रह जाएगा, उसमें दाना नहीं पड़ पाएगा। बहुत भारी नुकसान किसान को पानी ना होने की वजह से हो रहा है। संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से गंदगी का अंबार देखा जा रहा है नदी में, तो ऐसे में क्या माने कि प्रशासन किस तरह से अब कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रहा है कि जल्द से जल्द नदियों को साफ किया जाए? जी, मैं आपको बता दूं, ये डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में एक अवैध बस्तियां हैं, राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती। तो इनमें रहने वाले लोगों को जबकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उनके आह्वान पर, दूसरे लोग जागरूक नहीं है जो कूड़ा करकट जो है इस नहर में फेंकते हैं। और जो एक सिंचाई नहर है और सिंचाई नहर में अगर कूड़ा करकट और दवाइयाँ ऐसी चीजें फेंकी जाएंगी तो वो खेतों में जाएंगे, खेतों में फसलों का नुकसान होगा और अन्य बीमारियों को वो कचरा जो है जन्म देगा। तो नगर पालिका क्षेत्र लगभग बार बार जो है इसकी सफाई करता रहता है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। तो ऐसे में लोगों में अब किस तरह का डर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं डेंगू का, चिकनगुनिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। जी, जैसे अभी बरसात समाप्त हुई है तो अब डेंगू, चिकनगुनिया, अन्य बीमारियां जो है अब जन्म लेंगी। तो उस हिसाब को देखते हुए जो है नगर पालिका क्षेत्र ने कई बार तो इसकी सफाई की है, लेकिन लोग जो है फिर भी कचरा फैलाने में बाज नहीं आए। तो अब क्या माने कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा ताकि आने वाले समय में नदियों को साफ किया जा सके और जो गंदगी फैली है उसको साफ किया जा सके? जी बिल्कुल, नगर पालिका क्षेत्र जो है परिषद जो है अपने स्तर से लगभग काम कर रहा है और फिर भी अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी सफाई कर दी जाएगी। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटद्वार में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले में 68 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। कोटद्वार में डेंगू के सबसे ज़्यादा 42 केस अभी तक आए हैं। इसी के तहत यमकेश्वर में 18, श्रीनगर में 4, रिखनीखाल में 2 और पौड़ी और पाबो में एक केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सोर्स डिक्शन की कार्रवाई में 1,91,755 घरों में से 9,558 घर में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जबकि 10 लाख कंटेनर में से 17,280 कंटेनर में भी लार्वा पाया गया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने 66 लोगों के चालान भी किए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ववत वर्षों की भांति इस बार डेंगू का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्रकोप के लिए हम लोग पहले से अलर्ट थे। शासन प्रशासन और विशेषतः हमारे जिलाधिकारी महोदय इसमें बहुत अलर्ट थे। उन्होंने हमें समय समय मार्गदर्शन भी किया, हमारे विभाग ने भी मार्गदर्शन किया। उसी हिसाब से और अपने प्रयासों के अनुरूप जो आज स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। हालांकि अभी चूँकि उसका पीक ही चल रहा है तो 15 अक्टूबर तक लगभग केसेस आएंगे, थोड़े और केसेस आएंगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। केवल 45 केस अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, 3-4 केस वार्ड में एडमिट है, उसमें से भी डॉक्टर साहब। मसूरी पुलिस प्रशासन ने माल रोड पर यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें तेज गति, बिना हेलमेट और काले शीशे लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
साथ ही कई लोगों को चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के भी लिए कहा है। इस मौके पर नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया है कि उप जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शहर में यातायात व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है। मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक पत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चलान